ना सिर्फ इंसान की जो ज़िंदगी का दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि वो डिसीजन किस तरह से लेता है अपनी ज़िंदगी में, जो उसको डिसीजंस लेने होते हैं वो किस तरह से ले सकता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में जो हैं इंसान को हेल्प आउट करते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफिया मलिक, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर आफिया मलिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बता दें कि जो इंसान की डिसीजन मेकिंग है उसमें कॉन्शियस अवेयरनेस जो है उसका कितना रोल है? उसका बहुत ज़्यादा रोल है, बल्कि आप थोड़ा सा पहले इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि आपका कॉन्शियस माइंड है कि है और आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या है। बेसिकली हमारी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। हम हर चीज को पहले एक काम होता है और फिर उसके बाद उसके बारे में हमारा ब्रेन सोचता है कि इस चीज को आपने मतलब कैसे करना है, और उसकी जो फाइन थिंकिंग है, जो उसके पॉइंट्स हैं कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो हमारी कॉन्शियस थिंकिंग में आता है। अनकॉन्शियस माइंड आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका, जैसे हम कह देते हैं कि जी इस बंदे को जो है वो उसके अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि इस काम को करना कैसे है, इसका अच्छा बुरा कैसे है, वो उसकी वो थिंकिंग है जो कि अनकॉन्शियस है। उसके अंदर आप कह लें कि एक वो जो अच्छाई का या डिफरेंशिएशन का पर्दा है वो नहीं है, उसको हम अनकॉन्शियस थिंकिंग बोल देते हैं। लेकिन जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या किसी काम का अच्छा होना, जैसे हम सोचते हैं, मिसाल देके मैं आपको बताती हूँ कि हम कहते हैं जी चोरी करना एक बुरा काम है, ठीक है, और हमारा ब्रेन इस चीज को सोचता है, हम कहते हैं कि नहीं हमने चोरी नहीं करनी, हम जो है इस चीज को किसी और तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्शियस थिंकिंग है जो हमें बता रही है कि आप में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इसी चीज को अगर आप अपने जिस्म के ऊपर अप्लाई कर लें, जैसे कि आपकी फाइन मूवमेंट्स हैं, आप लिखते कैसे हैं, आपकी पेंसिल ग्रिप कैसी है, वो आपकी सारी की सारी जो है वो फाइन थिंकिंग से रिलेटेड है। सो आपका कॉन्शियस माइंड इज दैट जो कि आपकी एक्टिविटीज को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है और आपको बताता है व्हाट इज गुड एंड बैड। जी, अच्छा, जो अटेंशन है और जो फोकस है वो किस तरह से हमारी कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, इसके बगैर तो आप देखें, अगर आप अटेंटिव नहीं हैं तो आप कोई भी पॉजिटिव डिसीजन अपने लिए नहीं ले सकते। आपका ब्रेन ग्रैस्प भी नहीं कर सकता उस चीज को, सोच ही नहीं सकता। बिकॉज अगर देखें जैसे अब बच्चे कहते हैं कि जी वो क्लास ले रहे हैं, मैं इस तरह एग्जांपल लेके इसलिए बात करना चाहती हूँ ताकि आवाम को समझ आए। जैसे आप स्कूल में बच्चे हैं, उनके इर्द गिर्द शोर हो रहा है, तो वो प्रॉपरली टीचर की बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो एक शोर का, एक नॉइज का स्टिमुलस भी ले रहा है, उसके अलावा जो टीचर पढ़ा रही है उसको भी करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से उनका एक चीज के ऊपर फोकस नहीं बन रहा। और हमारा ब्रेन जो है, जब उसके ऊपर आप 2 से 3 या 4 चीजें इकट्ठी उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो रिटेन नहीं कर सकता उस चीज को जिसको आप रिटेन करवाना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी अटेंशन नहीं होगी तो आप वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे, और जो अगला बंदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आपका फोकस नहीं होगा, आपके जहन में थिंकिंग में कुछ और चल रहा है, तो आपका ब्रेन का सारा फोकस उस थिंकिंग के ऊपर होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई नफ्सियाती बीमारी है जिसके अंदर उसको कोई ओवर थिंकिंग का मसला है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है ब्रेन की जिससे नफ्सियात की, जिसमें उसमें थिंकिंग ज्यादा हो रही है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो, तो आपका फोकस जो है वो हिल जाता है, आपकी अटेंशन हिल जाती है, जिसकी वजह से आपका काम कॉम्प्रोमाइज होता है। सो ये सब चीजें जो हैं एक दूसरे से कड़ी जो है वो मिली हुई है, चाहे वो अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, फोकस है, आपके फाइन टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है। इन सब चीजों को ठीक होने के लिए आपकी कॉन्शियस मूवमेंट्स, आपकी कॉन्शियस थिंकिंग और आपका अटेंशन, फोकस सब ठीक होना चाहिए। जी, जैसे आपने कॉन्शियस की तो बात कर ली है, तो सबसे पहले आप मुझे सब कॉन्शियस भी डिफाइन कर दें और ये भी बता दें कि वो किस तरह से रोल प्ले करता है हमारी डिसीजन मेकिंग में।
देखिए, अगर आप ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आपकी सोच के दो रुख हैं। एक आपका जो एक आपकी रफ थिंकिंग है, उसको आप अपना अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और आपके अनकॉन्शियस के ऊपर जो है एक आपके कॉन्शियस का एक पर्दा लगा हुआ है जो आपको बताता है कि आपका गुड क्या है और बैड क्या है। ठीक है, उससे आप अपनी थिंकिंग को ज्यादा मैच्योर कर लेते हैं। ये ऐसे ही है कि एक बच्चे को नहीं पता कि उसने चूल्हे को अगर हाथ लगा दिया तो उसका हाथ जल जाएगा। दिस इज उसकी ये अनकॉन्शियस थिंकिंग है, और उसकी क्यूरियोसिटी है कि वो उस तरफ जाएगा आग की तरफ, क्योंकि वो चमक रही है या वो उसकी लाइटनिंग है। इसी तरीके से जब आप बड़े होते हैं और आपकी माइंड डेवलपमेंट होती है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं, इसमें आप मैं अपने हाथ नहीं लगाना बिकॉज ये आग है या ये गर्म है। तो ये एक आपकी थिंकिंग के ऊपर एक कोटिंग है, अनकॉन्शियस थिंकिंग के ऊपर, या एक फिल्टर है जो कि आपका कॉन्शियस माइंड है। इसी तरीके से आप देखें, जो हमारे बड़े बुरे होते हैं, जब इनको डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है जो, या इनकी ओल्ड एज हो जाती है, तो हमारे ब्रेन के सेल जो है वो वीक होने लगते हैं या मरने लग जाते हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर जो है उनकी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह वो इसीलिए वो बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो जाती हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। उनको ये पता नहीं चलता कि जी ये जो वो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो चीज ठीक है कि नहीं है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि आपका कॉन्शियस क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बता दें कि सबकॉन्शियस जो माइंड है उसका हैबिट के साथ क्या कनेक्शन है? हैबिट्स जो है ना, वो आपका इंस्टिंक्ट है जो आपके बचपन से बनता है। आपकी पैदाइश, जब आपकी पैदाइश होती है तो हमारी जैसे हमारे देखिए, जैसे आपका डीएनए है, उसके अंदर आपकी कुछ डीएनए के अंदर आपकी कुछ खुसूसियात जो है वो बना दी गई हैं। इसी तरीके से जब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है तो आपकी शख्सियत के कुछ ट्रेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से आपकी वो जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं। हैबिट्स की डेवलपमेंट में एक तो आपका अपना डीएनए का रोल भी है, आपकी जेनेटिक्स, आपकी विरासत भी है, फिर उसके अलावा आपके इर्द गिर्द के माहौल भी है। जैसे आपको पता है कि एक बच्चा है वो बहुत हद तक कुछ चीजें इंस्टिंक्ट लेकर आता है जो पैदाइश से उसके साथ होती हैं, और कुछ चीजें जो है वो अपने माहौल से सीखता है। उसकी माँ कैसे कर रही है, उसका बाप कैसे कर रहा है, उसके इर्द गिर्द उसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, फिर वो उन चीजों को अडॉप्ट भी करता है। तो उन चीजों को हम हैबिट्स कहते हैं। और हैबिट्स का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो आपकी शख्सियत से होता है। आप जब बड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें मैं आपका ये जो हैबिट्स का आपने सवाल किया, तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि आपका जो माहौल है वो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है आपकी हैबिट्स बनाने में। जो बच्चा अपने इर्द गिर्द ये देखता है कि उसके माँ बाप इस तरीके से गुस्सा करते हैं कि वो चीजें फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, उसकी भी हैबिट वही चीज डेवलप हो जाती है। उसको भी गुस्से का वही तरीका नजर आता है और वही सीखता है, और उसी तरीके से फिर वो गुस्सा भी करता है। इसी तरह से फिर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि जी इसको तो आदत हो गई है कि ये चीजें तोड़ने लग जाता है, जी जब इसको गुस्सा आता है ये लेट जाता है, टेंट्रम्स थ्रो करता है। फिर जब आप उनसे पूछते हैं तो पता चलता है जी वालिद साहब जो है, या जो वालदा है, उनको गुस्सा आता है, वो चीखो पुकार करती हैं, वो चीजें तोड़ देती हैं। सो हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है। और वो इस तरह से बनती हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि बच्चा पेरेंट्स को देखता है, किसी को भी देखता है, और इस तरह से चीजें जो है वो तोड़ने भी लग जाता है। स्मोकिंग का भी ये होता है कि हम जहाँ तक ये मालूमात हैं या जिस तरह हम देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं, फादर स्मोकिंग करते हैं, वो बच्चा भी बड़े होकर जो है वो स्मोकर जरूर बनता है। मोस्टली ऐसा होता है। तो ये किस तरह से जो है रिलेट करता है? जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, ये बिल्कुल रिलेट करता है। क्योंकि देखिए, आप एक बच्चे के लिए जो चीज नॉर्मल उसको दिखाएंगी, उसके माहौल के अंदर दिखाएंगी, वो उसको अडॉप्ट करेगा। उसके लिए वो चीज बुरी नहीं है। अगर उसके वालिदैन एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो उनके स्मोक कर रहे हैं, या उसकी इन्वायरमेंट में कोई बंदा भी जो है वो स्मोक कर रहा है, इसका मतलब है ये वो उसके लिए नॉर्मल है, उस चीज को बुरा भला नहीं कहा जा रहा। तो जब वो बड़ा होगा तो उसका भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज है कि उसने ये सब कुछ देखा हुआ है और ये करते हुए देखा हुआ है, तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आप देखें, ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप बच्चे को मुंह से कह रहे हैं बेटा स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, इसका इफेक्ट जो है वो 30 to 40% है सिर्फ ब्रेन के ऊपर। लेकिन जो आप उसे करके दिखा रहे हैं उसका इफेक्ट 60% है, 60 to 70% है। यानी कि अगर आप उसे स्मोक करके दिखा रहे हैं, दिस मीन्स उसके लिए ये उसके ऊपर इफेक्ट 60 to 70% करेगा,
जी, और जो आप उसको कह रहे हैं मुंह से, उसका उतना इफेक्ट नहीं है। सो इसलिए अगर आपको किसी बच्चे को या किसी बड़े को या जो भी अपने माहौल के अंदर आप अगर किसी को किसी पे कुछ अच्छे असरात डालना चाहते हैं तो पहले वो आपको खुद करके दिखाने पड़ेंगे। सो बच्चों के मामले में अगर आप बात करें तो मैं हमेशा वालिदैन को ये कहती हूँ कि वो आपका मिरर इमेज है। जो बिल्कुल आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको वो करके दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ये भी बता दें डॉक्टर कि जो कॉन्शियस है और जो सब कॉन्शियस माइंड्स हैं हमारे, वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? देखिए, जिस तरह अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब कोई सो रहा होता है तो वो सोने में, जब कोई बंदा सो रहा है तो वो बोलता है। अब वो जो चीजें बोलता है वो उसका अनकॉन्शियस माइंड है जिसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है। वो समटाइम्स को ऐसी बातें भी बोल देते हैं मतलब जो अजीब हो सकती हैं या बुरी बातें हो सकती हैं। और समटाइम्स जो है वो चीजें हैं जो आपके माइंड के अंदर कहीं स्टक हुई हुई हैं और वो आपका एक अनकॉन्शियस माइंड है। और जब आप होश में आते हैं, ठीक है, जब आप अपने पूरे कॉन्शियस में होते हैं, अपने होश में होते हैं, फिर आप उन बहुत सारी चीजों को फिल्टर आउट कर देते हैं जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते या जो आप अपने तौर पे बुरी समझते हैं, और फिर आप अपने कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल ला के आप अपने जो है ना वो एक्शंस करते हैं। जैसे अगर आप ये समझें कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, आप बेहोश किया जाता है, उस वक्त भी आपका कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल जो है वो खत्म होने लग जाता है और फिर आप वो हरकतें करते हैं जब आप बिल्कुल अपने सब कॉन्शियस लेवल पे होते हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जी। अच्छा, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कोई ट्रॉमा है, कोई इस तरह की लाइफ में चीज़ गुजर गई है, ट्रॉमा हुआ है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ आपने अपनी आंखों से देख ली है, वो किस तरह से हमारे जो सब कॉन्शियस डिसीजंस हैं उनको शेप आउट करते हैं? वो तो देखिए आपके इवन कॉन्शियस को भी शेप आउट करते हैं। सब कॉन्शियस में कहीं वो पड़े जरूर होते हैं आपके पास ट्रॉमास, और आप उनको बेसिकली वो कॉन्शियस में आने से रोकते हैं, आप खुद कॉन्शियसली उन्हें रोकते हैं। अगर जैसे किसी बंदे ने कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट देख लिया है और उसको बार बार उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, उसका वो नजर आता है जिसकी वजह से उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है, उसको प्रॉब्लम होती है कि वो अपना काम नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, कॉन्शियसली उसको सुप्रेस करता है अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ताकि वो उसको भूल जाए। और वो फिर उसके बाद, लेकिन जब भी वो कोई इस तरह का इवेंट करेगा या उसके साथ उसके कोई क्यूज जुड़ेंगे, जैसे वो गाड़ी ड्राइव करने लगेगा या कोई उससे एक्सीडेंट की बात करेगा, तो वो चीज सामने आने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके अंदर फिर कॉन्शियस का रोल क्या होगा, वो उसको इंटेंशनली कॉन्शियस माइंड जो है आपका वो उसको दबाएगा और इस चीज को और उसे मतलब उसको ये कहेगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, इससे मैं इफेक्ट होता हूँ। तो इसी तरीके से समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इस चीज को सुप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकियाट्रिक इश्यूज के अंदर जा सकते हैं, एंजाइटी के अंदर जा सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर जा सकते हैं, और इन सारी चीजों को आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना पड़ता है थ्रू मेडिकेशंस एंड थ्रू काउंसलिंग। ठीक है, जैसे आप कह रही हैं मेडिकेशंस के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू इनको ट्रीट करना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट जो है वो कितना जो है उसका जो प्रोसेस है वो लॉन्ग चलता है? कितनी देर में, अगर किसी इंसान को ऐसा कोई ट्रॉमा गुजर गया है तो उसको कितनी देर लगती है कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म कर पाए, उन ट्रॉमा से जो है वो निकल आए? इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं और किस तरह से उस इंसान की जो जिंदगी है वो बेहतर बनाई जा सकती है? देखिए, अगर किसी को ट्रॉमा से रिलेटेड प्रॉपर फ्लैशबैक्स हैं और उसको उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं तो इस बीमारी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। ये उन केसेस में होता है जैसे अगर कोई जो है वो कोई खुदकुश हमले के अंदर था और वहां का विक्टिम था, या कोई किसी ने कोई सीवियर एक्सीडेंट देखा, कोई उसका पार्ट था, या इवन खुद किसी एक्सीडेंट का पार्ट था, और या कोई बचपन में कोई सेक्सुअल या कोई फिजिकल अब्यूज है उसके जो है वो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर, तो वो ऐसे लोग उस चीज को रीलिव करते हैं और वो उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है और उनके लिए वो ऐसे ही है जैसे वो हर रोज उसी इंसिडेंट से गुजर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये इसको हम PTSD कहते हैं, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो फर्स्ट लाइन जो है वो काउंसलिंग होता है, जिसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं आप उनके पास जाते हैं, वो उसके लिए प्रॉपर कुछ टेक्निक्स हैं वो यूज करते हैं, जिसके अंदर EMDR आती है, CBT आती है, और इसके डिफरेंट सेशंस होते हैं। नॉर्मली 12 to 16 लॉन्ग सेशंस होते हैं जो किए जाते हैं।
अगर ये बहुत सिवियर हो और इससे पेशेंट को कंट्रोल ना आ रहा हो तो आप उसके साथ मेडिकेशंस भी देते हैं। जैसे कई लोगों को पीटीएसडी के साथ जो है वो डिप्रेशन भी होने लग जाता है, एंजाइटी भी होती है, और उनका जो है ना वो उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका वर्क और उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। फिर उसके लिए हम जो है वो मेडिकेशंस भी देते हैं। जहां तक ड्यूरेशन की बात होती है, तो अगर आप मेडिकेशंस को देखें, ये बेसिकली आपके ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस आउट करती है। तो कोई भी चीज जो बैलेंस कर रही होती है किसी चीज को, वो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेनी पड़ती है। तो जो पहला ट्रायल आप देते हैं वो तकरीबन 8 to 9 मंथ्स का देते हैं। फिर उसके बाद आप सेकंड ट्रायल जो है उनको 2 years का देते हैं एंड गो ऑन। तो बिकॉज क्योंकि देखें हर किसी का ब्रेन डिफरेंट है, हर किसी की सोच डिफरेंट है, तो हर किसी का जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो भी उसके ब्रेन के रिस्पॉन्स के मुताबिक डिफरेंट हो जाता है। जी ठीक तो है, ठीक है। मेडिकेशंस जो हैं वो भी फिर इस तरह ये आपका एक समझ लें एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने 2 पैनाडोल की गोलियां दी और आपके ब्रेन और आपकी थिंकिंग ठीक हो गई। ये एक वो चीज है जो मुझे हर मरीज को समझानी पड़ती है कि दिस इज द वे कि आप इस तरह जाएंगे और इस तरह ये सारा एक जर्नी है जो आपने करना है। वेलकम बैक नाजरीन, मैं अब सुबह के मॉर्निंग शो में जो है आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आइसक्रीम बहुत पसंद होगी। आइसक्रीम खाएं और अपने मूड को नाज़रीन बेहतर बनाएं। और इसी सेगमेंट में जो है हम बात करने लगे हैं आइसक्रीम जो है वो किस तरह से हमारे मूड को बेहतर करती है और हमारा मूड जो है किस तरह से फ्रेश करती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आफिया, ये बताइएगा कि आइसक्रीम जो है वो किस तरह से हमारे मूड को जो है अच्छा करती है। देखिए आइसक्रीम जो है डेफिनेटली मैं उधर होती तो मैं भी आपको टेस्ट करने के बाद बताती कि किस तरह आई वांट टू शेयर विद यू। लेकिन ये है कि आइसक्रीम बहुत सारे इसके रुख हैं। पहली बात तो कुछ इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं और कुछ जो है वो इसके इमोशनल अटैचमेंट्स भी हैं कि हमारी मेमोरीज के साथ हम बहुत, जब भी देखें कोई हमारी लाइफ में कोई अच्छा मौका होता है तो हम जब वैसे भी खुश होते हैं तो हम कहते हैं जी कि कोई मीठी चीज होनी चाहिए और उसमें हम आइसक्रीम को लेकर आते हैं। तो एक तो ये हमारी मेमोरीज के अंदर इसकी एक जगह जो है ना, एक अच्छी जगह हमने इसकी बनाई हुई है। सो हम जब भी कभी आइसक्रीम के बारे में सोचते हैं तो हमारा मूड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश होने लग जाता है कि चलो जी आइसक्रीम लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी साइंटिफिक रीजन जो है वो देखें तो जो आइसक्रीम है उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर शुगर्स हैं, इसके अंदर फैट्स हैं। अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो एक खास अमाइनो एसिड है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं और ये जो अमाइनो एसिड है ये हेल्प करता है उस केमिकल को बनाने में जो कि हमारे मूड को बेहतर करता है और उस केमिकल का नाम सेरोटोनिन होता है। अब जब ट्रिप्टोफैन की अमाउंट ज्यादा होगी, सेरोटोनिन थोड़ा बेहतर उसको एक स्टिमुलेशन मिलेगी तो हमारा मूड जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर उसके अलावा इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली शुगर्स हैं। अब शुगर्स जो है ये क्या चीज है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर इंस्टेंट सोर्स फॉर एनर्जी। ये आपको फौरी तौर पे जो है वो ताकत देती है, आपको एक्टिव करती है, आपको जगा देती है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप शुगर्स लेते हैं तो वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को, अगर आप इसे मूड से रिलेटेड बात कर लें, अगर किसी बंदे को डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो उसके अंदर एक फिजिकल फटीग है। जब वो सुबह उठते हैं, अक्सर पेशेंट्स हमें कहते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो हम बड़े फटीग्ड होते हैं, हम हर वक्त थके रहते हैं, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, बॉडी में दर्दें हो रही होती हैं। सो अगर आप कोई इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेरी तौर के ऊपर आप जो है वो बेहतर फील करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्ट्रेस रिलीफ में कितना ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। बहुत से लोग होते हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर फैमिली भी कह रही होती है कि चलो आज हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, और यकीनन बाहर जाके एक फैमिली के साथ भी आपका जो है कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग हो जाती है, रास्ते में आप जा भी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तो एक बहुत हैपनिंग सी सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसकी पहली रीजन अगर आप ब्रेन लेवल पे देखें या साइंटिफिक लेवल पे देखें, वो क्या है, बेसिकली आप उस बंदे की स्ट्रेस से उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, आप उसका फोकस हिला रहे हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी मेन थिंकिंग से। तो आप क्या कर रहे हैं जी कि उसको आपने एक डिस्ट्रैक्शन दे दिया। ये वैसे ही है कि आपने बच्चा रो रहा है और आपने उसे कोई और खिलौना दे दिया खेलने के लिए और वो थोड़ी देर के लिए उस बात को भूल गया है।
इसी तरह से आप क्या करें जी, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, उसकी जो थिंकिंग है उसको आपने मेन मोटिव से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और डिस्ट्रैक्ट भी आपने किसी एक अच्छी चीज से की है जिसके साथ अच्छी मेमोरीज हैं और उसके अंदर एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो क्या है कि वो टेम्परेरी तौर पे आप उस स्ट्रेस से निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, टेम्परेरी तौर पे, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, हाँ, बिकॉज अगर एक बंदे को डायग्नोज जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, या डायग्नोज डिप्रेशन है, या डायग्नोज कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो आप उसको इस तरह की चीजों से खत्म नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि मेरी बात सुनने के बाद जो है वो एक डिप्रेशन का मरीज कहे कि जी मुझे तो आइसक्रीम से मैं ठीक हो सकता हूँ, और वो इतनी आइसक्रीम खाए कि उसको शुगर ही ना हो जाए। तो ये हाँ, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टेम्परेरी रिलीफ तो डिफरेंट चीजों से ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो उसको बीमारी के तरीके से लीजिए और उसका प्रॉपर इलाज कीजिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन ये अच्छा डॉक्टर ये भी बता दें मुझे कि जो आइसक्रीम है, क्या इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कुछ किसी हद तक, किसी लेवल तक आप कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हर इनके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और हर आइसक्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन्स हैं, आप देखें प्रोटीन्स तो डाले हैं उन्होंने, मैंने आपको एक बिग चंक बता दिया, बिल्कुल कोई माइन्यूट उनकी डिटेल्स नहीं बताई। इसी तरीके से कि जो उसमें ट्रिप्टोफैन होगा तो प्रोटीन जो है वो इफेक्ट होगा। इसी तरीके से कुछ इंग्रेडिएंट आप ऐसे डालते हैं जो कि ये इफेक्ट करते हैं। दूसरा, इसकी जो कोल्डनेस है वो भी थोड़ा बहुत किसी हद तक इन्फ्लेमेशन पे एक्ट करती है। अच्छा, जैसे हमने पहले भी डिप्रेशन की बात की है, तो इसके जो डिप्रेशन जो हो रहा है उसको, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करती है? टेम्पररी तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे आपने हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के तौर पे आपने इसको यूज किया कि मरीज की जो सोच है वो थोड़ी देर के लिए अपने मेन फोकस से हट गई है, डिप्रेशन से हट गई है, और वो इसको खाने में थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा है, तो वो जितनी देर उसको खा रहा है या उसकी जो सफर कर रहा है, आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा है या वहां तक पहुंच रहा है या फैमिली के साथ जो थोड़ा बहुत टाइम गुजार रहा है, उसमें वो डिस्ट्रैक्शन होगी। और थोड़ी हद तक चलो अगर उसके अंदर ट्रिप्टोफैन है और एक और चीज है जैसे फैट्स हैं। अब ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के अंदर जो मेजर पोर्शन है दैट इज फैट। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, मतलब फैट्स की, और डायरेक्ट जब आप फैट्स ले रहे हैं और वो ब्रेन को पहुंच रही हैं, तो चलें किसी हद तक हम कह सकते हैं कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये तो चाहे वो हाँ जी, ये तो हमने बात कर ली डिप्रेशन के हवाले से, या जो पेशेंट हैं उनका मूड थोड़ी देर के लिए जो है हम बेहतर कर सकते हैं। और यकीनन लोगों में खुशियां तो बांटनी चाहिए, दूसरों के मूड्स का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग डाइटिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो कीटो डाइटिंग और दूसरी जितनी भी डाइटिंग लोग कर रहे होते हैं, उसमें हम आइसक्रीम ले सकते हैं? आइसक्रीम देखें, अगर ये डिपेंड करता है अगेन पर्सन टू पर्सन। मैं हमेशा जब भी कोई मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनके वेट का इश्यूज भी होते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखें आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना हर चीज के लिए। यू कैन हैव आइसक्रीम, पर आप शुगर फ्री आइसक्रीम ले लें, ठीक है। यू कैन हैव दोज थिंग्स, हर चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढें, बिकॉज अगर आप अपने आप को फुली तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो ये ऐसे ही है कि अब आप एक स्प्रिंग को दबाएंगे तो कितनी देर तक दबेगा, उसके बाद क्या होगा कि वो एकदम से निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो आपकी बॉडी से ज्यादा डिमांड करेगी और आप एकदम से जो है वो बिंज ईटिंग करेंगे और बहुत ज्यादा खा लेंगे। तो आप अपने आप को एक बैलेंस में लेके चलें और कोशिश करें कि आप जो है, अगर हर चीज का ऑल्टरनेटिव, अगर आप क्रेव कर रहे हैं किसी चीज के लिए, जैसे कई लोग जो है वो शुगर के लिए क्रेव करते हैं, तो आप शुगर फ्री आइटम्स ढूंढें, वो यूज कर लें। आइसक्रीम की जगह पे आप कोई शुगर फ्री योगर्ट्स जो है उनको यूज कर लें। स्प्लेंडास, ये जो आपके जो शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज कर लें। इसके अलावा देखें आप जितने भी ये सारे डायग्नोसिस हैं, या सॉरी जो डाइट्स हैं, ये अभी आपने कीटो डाइट का नाम लिया, आपको पता है ये बनी थी, ये बेसिकली जब पहली दफा ये जब इजाद हुई है, जब ये बनाई गई, तो इसका मकसद था जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, जो मिर्गी के मरीज हैं, उनके लिए बनाई गई थी। क्यों? इसके अंदर फैट कंपोनेंट इसीलिए ज्यादा था, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि फैट सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर मोस्टली पार्ट इज फैट्स। तो ये उनकी कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। तो हम जब भी किसी चीज को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर कोई ना कोई साइड इफेक्ट जो है वो देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, ये किसी डिजीज का ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर डाइट टू लूज वेट। तो ये आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर आफिया मलिक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।